हम सब आज खुद को भारतीय कहते हैं, है ना? ये जो फीलिंग है इंडियन होने की, ये बड़ी नेचुरल लगती है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये भावना आई कहाँ से? एक ऐसा सबकॉन्टिनेंट जहाँ सैकड़ों भाषाएं थीं, अलग अलग किंगडम्स थे, इतनी सारी संस्कृतियां थीं, वो अचानक खुद को एक नेशन, एक राष्ट्र की तरह कैसे देखने लगा? ये कहानी है भारतीय राष्ट्रवाद के उदय की, एक ऐसे आइडिया की जिसने हमारा इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। ये डायलॉग तो आपने जरूर सुना होगा। ये सिर्फ एक फिल्म का डायलॉग नहीं है, बल्कि इस भावना की आवाज है जिसने करोड़ों लोगों को एक धागे में पिरो दिया। एक ऐसी पहचान जो धर्म, जाति या राज्य, इन सारी सीमाओं से कहीं ऊपर है। पर बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ये इतनी शक्तिशाली भावना पैदा कैसे हुई? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, ये बदलाव कोई एक दिन में या रातों रात नहीं आया। ये कोई एक घटना नहीं थी, बल्कि ये कई शक्तिशाली धाराओं का संगम था, जो अलग अलग दिशाओं से आकर एक साथ मिली और उन्होंने मिलकर हमारे स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। आइए इन धाराओं को एक एक करके समझते हैं और देखते हैं कि कैसे एक राष्ट्र का जन्म हुआ। तो जो पहली और शायद सबसे शक्तिशाली धारा थी, वो थी आर्थिक शोषण। कहते हैं ना कि साझा दर्द लोगों को जोड़ता है। अंग्रेजों ने भारत की अर्थव्यवस्था को इस तरह से निचोड़ा कि क्या किसान, क्या कारीगर, क्या पढ़ा लिखा वर्ग, हर कोई परेशान था, हर कोई पीड़ित था। और इसी कॉमन दर्द ने उन्हें एक कॉमन दुश्मन के खिलाफ एकजुट कर दिया। जरा इस तस्वीर को देखिए। दो अलग अलग भारत हैं। एक तरफ है सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत, जो अपनी दौलत, अपनी समृद्धि और अपने शानदार व्यापार के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। और दूसरी तरफ है ब्रिटिश राज का भारत, जिससे बस कच्चे माल का एक सोर्स और अपने बले बनाए माल का एक बड़ा सा बाजार बनाकर रख दिया गया था। भारत की जो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी, उसे सोच समझकर एक प्लान के तहत तोड़ा गया। और इस शोषण की मार हर किसी पर पड़ी। खेतों में काम करने वाले किसान भारी लगान और टैक्स के नीचे दबे जा रहे थे। शहरों में जो हमारे बेहतरीन कारीगर थे, उनका काम धंधा चौपट हो गया था, क्योंकि ब्रिटेन का सस्ता मशीन से बना माल बाजारों में भर गया था। यहाँ तक कि जो पढ़े लिखे भारतीय थे, उन्हें भी अच्छी नौकरियां नहीं मिलती थीं, क्योंकि सारे ऊंचे पद तो सिर्फ गोरे साहबों के लिए रिजर्व थे। मतलब किसान, कारीगर, मजदूर, पढ़ा लिखा वर्ग, हर कोई इस सिस्टम का शिकार था। दूसरी धारा थी अंग्रेजों की दमनकारी नीतियां। मतलब एक तो आर्थिक शोषण चल ही रहा था, ऊपर से ऐसे ऐसे कानून बनाए गए जिन्होंने भारतीयों को यह महसूस कराया कि वो अपने ही देश में सेकंड क्लास सिटीजन हैं, दोयम दर्जे के नागरिक हैं। इन नीतियों ने, सच कहूं तो, गुस्से की आग में घी डालने का काम किया और वो जो साझा दुश्मन वाली पहचान थी ना, उसे और भी मजबूत कर दिया। वाइसरॉय लॉर्ड लिटन के समय तो ये दमन अपने चरम पर पहुंच गया था। जरा सोचकर देखिए, एक तरफ देश में भयानक अकाल पड़ा है, लाखों लोग भूख से मर रहे हैं, और दूसरी तरफ दिल्ली में महारानी विक्टोरिया के सम्मान में एक आलीशान जश्न मनाया जा रहा है। फिर आया वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, जिसने सच लिखने वाले अखबारों का मुंह ही बंद कर दिया। और इंडियन आर्म्स एक्ट ने तो हद ही कर दी, भारतीयों से आत्मरक्षा का अधिकार भी छीन लिया। ये भेदभाव अब छिपा हुआ नहीं था, ये खुला और बेशर्म था। लेकिन इसी अंधेरे में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी, एल्बर्ट बिल। ये एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी प्रस्ताव था। पहली बार भारतीय जजों को ये अधिकार मिलने वाला था कि वो यूरोपियंस यानी अंग्रेजों के मुकदमों की भी सुनवाई कर सकें। ये कानून की नज़र में बराबरी की तरफ एक छोटा सा लेकिन बहुत ही जरूरी कदम था। पर अंग्रेजों को ये कैसे मंजूर होता कि कोई काला भारतीय उन पर हुक्म चलाए, उनका फैसला करे? उन्होंने इतना जबरदस्त विरोध किया, इतना हंगामा किया कि ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और बिल वापस लेना पड़ा। ये घटना एक सीधा साधा तमाचा थी। इसने पढ़े लिखे भारतीयों को एक कड़वा सच आईने की तरह साफ दिखा दिया कि इस राज में उनके लिए बराबरी की कोई जगह नहीं है। तो जब बाहरी दुश्मन साफ नजर आ रहा था, तब भारतीयों ने अपने अंदर भी झांकना शुरू किया। और ये थी हमारी तीसरी धारा, सामाजिक और धार्मिक सुधार की धारा। इस आंदोलन ने हमारे समाज की सदियों पुरानी कुरीतियों पर हमला किया और एक नए आत्मविश्वास से भरे भारत की नींव रखी। एक ऐसा भारत जो अपने अतीत पर, अपनी संस्कृति पर गर्व कर सके। इस बदलाव की मशाल जलाई राजा राम मोहन रॉय जैसे महान सुधारकों ने। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने परंपरा और आधुनिकता को मिलाया। एक तरफ उन्होंने सती प्रथा जैसी अमानवीय प्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाई, तो दूसरी तरफ महिलाओं की शिक्षा और उनके अधिकारों की वकालत की। उनके प्रयासों से एक ऐसे समाज की नींव पड़ी जो अपनी कमियों को दूर कर खुद पर गर्व कर सकता था। और इसी कड़ी में एक और जबरदस्त क्रांतिकारी नाम था ज्योतिबा फुले का। उन्होंने जाति व्यवस्था की जड़ों पर ही सीधा हमला बोल दिया।
उसे गुलामी का एक नया रूप बताया। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर उन लोगों के लिए स्कूल खोले जिन्हें सदियों से ज्ञान से दूर रखा गया था, यानी दलित और लड़कियां। उन्होंने एक ऐसे राष्ट्र का सपना देखा जहां इंसान की पहचान उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्म से हो। तो देखिए, 3 अलग-अलग नदियां अब एक जगह मिल रही थीं। एक तरफ था आर्थिक शोषण का साझा दर्द, दूसरी तरफ दमनकारी नीतियों के खिलाफ साझा गुस्सा, और तीसरी तरफ सामाजिक सुधारों से जन्मा एक नया आत्मविश्वास, एक साझा गौरव। इन सब ने मिलकर एक ऐसी जबरदस्त लहर पैदा की जिसे अब बस एक आवाज की जरूरत थी, एक राष्ट्रीय आवाज। ये राजनीतिक चेतना भी धीरे धीरे ही बढ़ी। पहले छोटे छोटे लोकल लेवल पर संगठन बने, फिर दादा भाई नौरोजी और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जैसे बड़े नेताओं ने ऐसे संगठन बनाए जो पूरे भारत के बारे में सोचते थे, और फिर आखिरकार साल 1885 में वो हुआ जिसका सबको इंतजार था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ये भारत का पहला सच्चा राष्ट्रीय राजनीतिक मंच था। लेकिन कहानी में एक बहुत ही मजेदार ट्विस्ट है। आपको पता है, अंग्रेजों ने कांग्रेस के बनने का विरोध नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो इसे एक सेफ्टी वाल्व की तरह देख रहे थे। उन्हें लगा कि चलो अच्छा है, एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा जहां ये पढ़े लिखे भारतीय आकर अपना गुस्सा, अपनी शिकायतें शांति से निकाल देंगे, और 1857 जैसा कोई बड़ा बवाल फिर कभी नहीं होगा। पर इतिहास गवाह है कि ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या अंग्रेजों का ये सेफ्टी वाल्व वाला दाव काम कर गया, या फिर उन्होंने अनजाने में उस प्रेशर को एक ऐसी जबरदस्त ताकत में बदल दिया जो एक दिन उनके पूरे साम्राज्य को ही जड़ से उखाड़ फेंकेगी। एक ऐसा संगठन जिसे उन्होंने गुस्से को काबू करने के लिए बनने दिया था, वही संगठन आखिर में उनके अंत का सबसे बड़ा कारण बना, और शायद यही राष्ट्रवाद के उदय की कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास है।